यही है कि पहला हल कि आप अपने लॉयर के पास जाएं और उससे हम्म। रिक्वेस्ट करें कि आपके लोकल एमपी के थ्रू होम ऑफिस को एक याददाश्त भेजी जाए ठीक ख़त है। की सूरत में, जिसमें बताया जाए कि आप अपने वीज़े के हवाले से परेशान हैं और अच्छा। आपको अपने वीज़े का जवाब चाहिए। ठीक है। दूसरा हल, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो डियर व्यूअर्स, आज बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही, हम वेट कर रहे हैं आपकी वीडियोस का। तो इसकी वजह ये थी कि मौसम की ख़राबी की वजह से मुझे कुछ फ्लू था, जिसकी वजह से मेरा गला बहुत ख़राब था और मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सकी। तो जनाब, आज आपके साथ हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो चलते हैं देर किए बगैर आज की वीडियो की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में एक बार फिर है मेरे साथ कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब, आज की वीडियो में हम आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शामिल करने वाले हैं, जिनके आंसर्स हम आज आपको देंगे। तो आप लोगों ने आज की वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन भी आज की इस वीडियो में शामिल हो, जिसका आंसर आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो हम पहला क्वेश्चन शामिल करेंगे वो ये है कि बहुत सारे लोग, चाहे वो टिकटॉक पर हों, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हों या फिर यूट्यूब पर, ये कॉमन क्वेश्चन है कि हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया है, चाहे वो स्पाउस वीज़ा है या फिर स्टूडेंट वीज़ा है या किसी भी कैटेगरी में उनका वीज़ा है, तो उसका आंसर नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि हमने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है, उसको 11 मंथ्स हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है, उसको 8 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन होम ऑफिस ने अभी तक हमारा डिसीजन हमें नहीं दिया है। तो इस बारे में कामरान, आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना पसंद करेंगे? थैंक यू वेरी मच सुबिया, बड़ा अच्छा सवाल वेलकम पूछा है। जी। बेसिकली होम ऑफिस से आप कभी भी प्रेशराइज नहीं कर सकते। हम्म। होम ऑफिस कई बार जब टाइम लेता है तो वो वीज़े में इसलिए टाइम लेता है कि वो वीज़े की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो देख रहा होता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है। आपने वीज़ा जब अप्लाई किया था उस वक्त क्या सर्कमस्टांस थे, जैसे कि पहले कोविड हुआ था। हम्म। कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, जिसकी हम्म। वजह से बहुत सारा बैकलॉग से लगा हुआ है, हम्म। जिसकी वजह से जो है काम रुका हुआ है। तो वो हम्म। लोग जिनकी एप्लीकेशन को 8 माह या 11 माह हो गए हैं और वो परेशान है अपने वीज़े के हवाले से और मुख्तलिफ हम्म। लोगों से जाके पूछते हैं कि वो ठीक है। क्या करें। जी। तो इसका आसान और बेहतरीन हल यही है कि पहला हल कि आप अपने लॉयर के पास जाएं और उससे हम्म। रिक्वेस्ट करें कि आपके लोकल एमपी के थ्रू होम ऑफिस को एक याददाश्त भेजी जाए ठीक ख़त है। की सूरत में, जिसमें बताया जाए कि आप अपने वीज़े के हवाले से परेशान हैं और अच्छा। आपको अपने वीज़े का जवाब चाहिए। ठीक है। दूसरा हल, हम्म। ये है कि आप gov.uk पे जाएं। ठीक है। वेबसाइट। gov.uk वेबसाइट पे जाएं, gov.uk पे जाएं। वहाँ हम्म। पर होम ऑफिस का कस्टमर सर्विसेज का जो नंबर है हम्म। उसको खुद कॉल करें। ठीक इसमें है। डरने या परेशान होने वाली बात नहीं है, हम्म। क्योंकि होम ऑफिस ही वो लोग हैं जो आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप सीधा होम ऑफिस की कस्टमर सर्विसेज पे जाएं हम्म। और उनको कॉल करें, हम्म। उनको अपना केस रेफरेंस नंबर बताएं ठीक है। और नंबर बताकर उनसे अपने वीज़े के मुतालिक पूछें कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो प्रोसेस है वो डिले है। ठीक है। जब आप ये काम कर रहे हों तो एक चीज़ का हम्म। ख्याल रखें कि आपने उस शख्स से पहले उसका नाम पूछना है, उसकी हम्म। डेजिग्नेशन पूछनी है, हम्म। टाइम और डेट को नोट करना है और ठीक फिर है। उससे ये सवाल पूछना है। और याद रखें कि जिस वक्त आप ये फ़ोन कॉल करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, जो ठीक होम है। ऑफिस ने आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड किया है वो आपके पास हो। अगर हम्म। आपने एमपी के वो लेटर भेजा है तो उस हम्म। लेटर की डेट आपको याद हो कि किस डेट को आपने एमपी के थ्रू लेटर भिजवाया था। ठीक है। उसके बावजूद भी टाइम इतना क्यों लग रहा है। ठीक है। सही। सिर्फ इसका एक ही जवाब है कि आप होम ऑफिस को फोर्स नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। आप 10 लोगों से सवाल पूछेंगे, आपको 10 डिफरेंट जवाब मिलेंगे। ठीक है। बेहतरीन जवाब यही है, पहला, कि आप हम्म। इंतज़ार करें, ठीक है। जल्दबाजी मत करें। हो सकता है कि होम ऑफिस आपकी जल्दबाजी की वजह से आपका पॉजिटिव आंसर नेगेटिव में तब्दील कर दे। ठीक है। दूसरा, होम ऑफिस बहुत बिजी रहा है, हम्म। वर्क फ्रॉम होम रहा है। हम्म। केस वर्कर्स के पास जो था वो अभी तक वो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी ही चल रही थी, अभी वो ठीक है। ख़त्म हुई है। पीछे काम के बर्डन की वजह से एक वो जो है रुकावट थी, जिसकी वजह से वो वीज़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो हुआ हुआ था। ठीक है। अब वो इंशाल्लाह ख़त्म हो चुका है। हम्म।
स्लोली सब लोग बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं, चीज़ें ठीक है। वापस आ रही हैं। सही। तो इसमें बेहतरीन हल यही है कि पहला आप वेट करें। सेकंड, आप लोकल एमपी से लेटर लिखवाएं ठीक है। और उसको पूछें। 6 माह तक आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है। 3 माह एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन 6 माह भी लग जाते हैं। ठीक 6 माह है। के बाद अगर लगता है तो आप याददाश्त भिजवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप ज़्यादा परेशान है, उसके बाद भी अगर जवाब नहीं आ रहा तो आप सिर्फ और सिर्फ होम ऑफिस को कस्टमर सर्विस पे जाकर gov.uk से जाकर आप उनको कॉल करें ठीक और है। उनसे अपने केस रेफरेंस नंबर देकर अपने वीज़े के मुतालिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई ठीक होप है। आपको आंसर समझ आ गया होगा। ठीक है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जनाब, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल यूके में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और तमाम स्टूडेंट्स जब यूके आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि अगर हम इतना अमाउंट हम अपनी इतनी लगा कर यूके आए हैं तो किसी ना किसी तरह हमें यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए। तो आप हमें ये बताएं कामरान कि वो कौन सा तरीका है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है। बहुत शुक्रिया सोबिया, बहुत अहम सवाल है। वेलकम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बल्कि उनके पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जब आप अपने बच्चों को इस जगह भेज रहे हैं तो उनको एक मुकम्मल छानबीन करके भेजना चाहिए, ठीक क्योंकि है। एक ये बहुत अहम और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जो यूके में एज अ स्टूडेंट आए हुए हैं, आप उनसे पूछें कि उनके हालात कैसे हैं। असल सवाल ये है कि अगर मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं कि अगर आप किसी दूसरे शहर, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में हैं ठीक है। या आप जलंधर में हैं और अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ने भेजते हैं, या लाहौर से आप अपने बच्चे को गुजरांवाला पढ़ने भेजते हैं या इस्लामाबाद पढ़ने भेजते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे की आपने तालीम की मुकम्मल फीस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की दी हो, उसकी रिहाइश का बंदोबस्त किया हो और उसकी तालीम में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, ठीक है। बच्चा ध्यान से अपनी तालीम पर पढ़ा हो, बिल्कुल उसके ऐसा ही आने है। जाने के अखराजात पूरे हों, उसके खाने पीने के अखराजात पूरे हों, ताकि वो अपनी तालीम पर फोकस कर सके। ठीक है। लेकिन जब हम यूके के या किसी भी और दूसरे कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो हम इन चीज़ों को यकसर ही नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है। जबकि हमें इस चीज़ को ज़्यादा समझना चाहिए कि जितनी बड़ी रकम आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें से आपने जब किसी दूसरी जगह आना है तो एक तरह से एक नई दुनिया होती है, एक नया ज़माना होता है, नए लोग होते हैं, आप जगह को नहीं जानते, ज़बान को नहीं जानते। चलिए, ज़ुबान को आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उस तरह से आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता, उन लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, बातचीत नहीं होती, मौसम का पता नहीं होता। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उधर जाते ही आपका बच्चा जो है काम भी करना शुरू कर दे, घर भी पैसे भेजना शुरू कर दे, अपनी जो है अकोमोडेशन को भी खुद अकोमोडेट करे, जॉब को भी करे। तो ये एक मुश्किल प्रोसीजर है। सही। उन्होंने कंसल्टेंट्स ने एक परफॉर्मा या क्राइटेरिया दिया होता है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री करते हैं तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। ठीक है। उस वर्क वीज़े के बाद आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना होता है। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर ले तो 5 साल आप उस पर गुजारें तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये एक जनरल क्राइटेरिया है जो हर एक स्टूडेंट को फेयरली दिया जाता है। ठीक है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या आप इस क्राइटेरिया को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद तालीम जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। क्योंकि ज़बान लेक्चर आपको अपनी ही ज़बान में जो है वो लेक्चर डिलीवर करता है। बिल्कुल आपकी ऐसा ही इंग्लिश है। की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप क्या वही कोर्स लेके आए हैं जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं, या सिर्फ आप वीज़े के हसूल के लिए आ गए हैं। अगर तो वो लोग सिर्फ वीज़े के हसूल के लिए आए हैं तो काइंडली आप ये कोशिश मत करें, क्योंकि अब वो टाइम और ज़माना नहीं है जब स्टूडेंट को ये चीज़ें फेवर करती थी कि आप यूके आ जाएं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना जाएं, तो आपके पास इतने फेवरेबल कंडीशन होती थी कि अब अपने आप को सरवाइव कर सकें। आप किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फ़ौरन एडमिशन ले लें। अगर आप एक किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे तो आपके पास ये राइट होता था कि आप उसी ड्यूरेशन में, उसी टेन्योर में, उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप किसी और कॉलेज में चलें,
चले जाएं तो आपका वीज़ा इफ़ेक्ट नहीं होता था। मगर 2011 के बाद, 9 से 11 के बाद जो टाइम आया उसमें उन्होंने बायोमेट्रिक कार्ड इंट्रोड्यूस किए। आपका कैश नंबर उस पे आ गया, कॉलेज का नाम उस पे आ गया, वीज़े की लेंथ उस पे आ गई। ठीक उसमें है। कैटेगोरिकली कह दिया गया कि आप यहाँ से अपना कॉलेज या कोर्स चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ठीक है। अपना कॉलेज या कोर्स चेंज करेंगे तो आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा और फिर जाके आप अपने नया कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात, पहले अगर स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाते थे या पढ़ते नहीं थे या फुल टाइम काम करते थे तो उनके पास एक सहूलत रहती थी कि वो दूसरे कॉलेज से जाकर अपने पीछे की डिग्री शिग्री के कुछ भी बनवा लेते थे, जो कि बहुत गलत तरीक़ेकार था। अच्छा। बरतानवी गवर्नमेंट ने उसको बुरे तरीके से रोका, ठीक उन है। कॉलेजेस को बंद किया, उन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया। अच्छा। अब जो हालात हैं वो ये हैं कि अगर आप कॉलेज यूके आने के बाद कॉलेज नहीं जाते, नहीं पढ़ते, होम ऑफिस अगर आपके कॉलेज को रिपोर्ट कर देता है तो आपका वीज़ा वहीं पे सीज हो जाएगा, आपका वीज़ा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपकी अच्छा। फर्दर एक्सटेंशन जो कि लीड करती है आपके वर्क वीज़ा के लिए, पीएसडब्ल्यू के लिए, बिल्कुल। वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप अपने एग्जाम्स पास नहीं करेंगे, आपकी अच्छा। एक्सटेंशन नहीं होगी। ओह, तो अच्छा। अब जो अगर आप यूनिवर्सिटी को इनिशियली 8,000 देकर आ रहे हैं, 8,000 पाउंड दे के आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी 16 लाख बनते हैं, तो वो एक सेमेस्टर की फीस है। अगर 3 सेमेस्टर है या 4 सेमेस्टर है तो आपने उसकी मुकम्मल फीस पे करनी है। ना सिर्फ आपने फीस पे करनी है बल्कि आपने अपना अकोमोडेशन भी बियर करना है। अकोमोडेशन के साथ आपने खाना भी खाना है, ट्रैवल भी करना है। ठीक है। और अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी जोन 1 में है तो जोन 1 बहुत एक्सपेंसिव है। अप्रैल से फेयर और किराए बढ़ जाएंगे। तो वो लोग जो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि आपकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी तालीम के ऊपर है, बिल्कुल काइंडली ऐसे ही। उसको मत ख़राब करें। अगर आप उसको ख़राब कर देंगे तो आप अपने आगे जाने वाले यूके सेटलमेंट में जाने का जो तमाम रास्ते हैं वो उसको बंद कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, वो लोग जो जिनका प्लान है यूके आने का, ये देख कर कि बरतानवी गवर्नमेंट ने यूके स्टूडेंट पॉलिसी आसान की है, वो जाकर वहाँ के तालीम के साथ साथ बाकी बेनिफिट भी ले सकेंगे, यूके को भी देख सकेंगे, जी दुनिया बिल्कुल। एक्सप्लोर कर सकेंगे। उनके लिए एक गुजारिश है, अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं या आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, आप काइंडली ये रिस्क मत लें। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले किसी से मशवरा करें, सही। पूछें। कंसल्टेंट के अलावा उन स्टूडेंट से रब्ता करें जो यहाँ पर आए हुए हैं कि यहाँ जॉब्स के क्या हालात हैं, ठीक क्योंकि है। जॉब आपको 20 आवर्स की ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी तालीमी प्रोग्रेशन शो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो अपनी प्रोग्रेस नहीं शो करेंगे तो आपको जितने वीज़े की एक पहले जो वीज़ा मिले उसके बाद आपको फर्दर वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक आपको है। घर भेज दिया जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। आपने जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की होगी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। सही तो सही। खुदारा इस चीज़ को आप समझें। सेटलमेंट का तरीकाकार यही है कि अगर आप अपने तालीम के बाद 2 साल वर्क पर काम करते हैं, एक अच्छा से एक्सपीरियंस लेते हैं और किसी फर्म में अप्लाई करते हैं, वो आपको 5 साल का वीज़ा दे देती है, आपको एक्सेप्ट कर लेती है और आप जो रिक्वायर्ड जो उनका टैक्स है वो पे कर देते हैं, ठीक है। तो आप यूके सेटलमेंट में जा सकते हैं या ठीक है। आप किसी बरतानवी शहरी के साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन वो भी अब इतना आसान नहीं है, वो प्रोसीजर भी 5 साल का हो चुका है। उसमें जिसके साथ आपने शादी करनी है वो किसी किस्म का बेनिफिट क्लेम ना करता हो, उसकी सही। इनकम 18,600 से ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आपका चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप जिसको पसंद करें हो सकता है वो भी स्टूडेंट ही हो, तो ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उस सूरत में उसके पास 60,000 पाउंड की सेविंग हो, अच्छा। अपनी सेविंग हो, अपने पेरेंट्स की वो सेविंग अगर वो नहीं। स्टूडेंट है फिर भी। हाँ, उसे अपनी सेविंग शो करनी है कि मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, क्योंकि वो शख्स आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा। यूके ठीक है। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज काफ़ी सख्त कर दी गई है। सुनने में ये बहुत अजीब सी बात लग रही है, आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल या मुश्किल तरीका कर, ऐसा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आ गए उनको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। जो आए हैं वो अपना रिज़्क और जो है दाना पानी लेकर आए हैं। अल्लाह ताला बेशक। सबके हालात बेहतर करे। आमीन लेकिन आमीन। जो आने वाले हैं काइंडली, अब यूट्यूब ने बहुत आसान कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पोस्ट की होती हैं। अपने वो दोस्त जो यूके आ चुके हैं उनसे पूछें, राब्ता करें,
और सही। उसके बाद ये बड़ा सा स्टेप ले, सही। अदरवाइज आपको हो सकता है कि नुकसान हो जाए। सही। अगर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आप आते हैं, आके ये सोचते हैं कि आप काम करेंगे और पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, तो आप करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी मिसाल मैं पहले ही दे चुका हूँ। अगर आप दूसरे शहर भी जाते हैं तो आपके जो एक्सपेंसेस आते हैं उसमें ये कहाँ होता है कि आपने जो है ट्रैवल उसी में शामिल है, सही। या खाना पीना रिहाई उसमें शामिल है। आपने तो सही। यूनिवर्सिटी की फीस पे की है, बाकी तो आपने आकर खुद बेयर करने हैं और सही। खुद करने हैं। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जिस तरह की एलीट क्लास के लोग आते हैं, या किसी वडेरे के बच्चे आते हैं, या किसी सियासतदान के बच्चे आते हैं, वो लोग तो इजीली आ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, घर भी ले सकते हैं। सही। अगर सही। आप वेल सेटल्ड हैं पाकिस्तान में तो आपको ज़रूर आना चाहिए। सही। तालीम के हसूल के लिए आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। ये बहुत अच्छा कंट्री है, तालीम के सही। लिहाज से बहुत अच्छी तरीके से तालीम दी जाती है, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपसे ली नहीं जाएगी, सही। आपको सही। उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये ज़हन से निकाल दीजिए कि आप यहाँ अगर आ जाएंगे, आपने सिर्फ एक ही सेमेस्टर की एक मुश्किल और भारी रकम पे कर दी तो मज़ीद आपको कुछ पे नहीं करना होगा, ऐसा सही। हरगिज़ नहीं है। आपकी जेब में अगर 100 पाउंड है, 200 पाउंड या 500 पाउंड या 1000 पाउंड आप लेके आ रहे हैं, तो वो एक हफ्ते में या एक माह में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको उस दौरान नई जॉब नहीं मिलती तो आपके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। पार्ट टाइम जॉब पे कोई भी एम्प्लॉयर आपको काम नहीं देगा। सही। वो हर एम्प्लॉयर अगर काम देगा तो वो चाहेगा कि यहाँ पर कम से कम 5 दिन तो काम करे। और अगर आप 5 दिन काम करके कॉलेज नहीं जाएंगे तो कॉलेज वाले होम ऑफिस को रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि अब आपका वीज़ा, आपका स्पॉन्सर आपका कॉलेज है, आप कॉलेज स्विच नहीं कर सकते। सही। सही। जो बहुत पहले ये सहूलत थी, अब नहीं है। 2012 के बाद से ये सहूलत ख़त्म हो चुकी है। तो काइंडली अपने नॉलेज को इन्हेंस करके, दुनिया बहुत छोटी है, अब तो ग्लोबल विलेज बन चुका है, इंटरनेट ने बहुत आसानी कर दी है। बिल्कुल। सारा कुछ पढ़ के, अंडरस्टैंड करके अपना फिर होमवर्क पूरा करके फिर ही आप यहाँ के लिए अप्लाई करें। आई बिल्कुल। होप आपको आंसर समझ आ गया होगा। हाँ। थैंक यू वेरी और मच। जिन लोगों के साथ उनके डिपेंडेंट्स आते हैं उनके अखराजात फिर डबल हो जाते हैं, तो इस हवाले से भी आप लोग अपने माइंड में इस चीज़ को ज़रूर रखा कीजिए। तो आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो जनाब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी स्टूडेंट्स के हवाले से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें पूछा है कि क्या यूके में एज अ स्टूडेंट हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट मिल सकते हैं। तो कामरान, क्या आप हमें प्लीज़ बताएंगे इस बारे में कि एज अ स्टूडेंट जो भी लोग आए हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट मिल सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच सोबिया, बहुत अहम वेलकम। सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का बहुत जब वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें बैक होम से ही मालूम पता चल जाता है कि उनके पासपोर्ट पे या उनके वीज़े पे लिखा होता है कि नो एक्सेस टू पब्लिक बेनिफिट। ठीक है। तो स्टूडेंट को कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं कर सकते। इसकी वजह ये होती है कि एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ पढ़ने की गरज से आए होते हैं। ठीक है। दूसरा, उन्होंने एक ख़ास मकदार में इनकम शो की होती है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी हालात में, किसी भी सर्कमस्टांसिस के ऊपर किसी भी किस्म का बोझ नहीं बनेंगे। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी लाइफ बहुत आसान है, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, तो ये सरासर मिथ्स हैं। बहुत से लोग इस वजह से यूके आना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर कोविड के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल लोगों को भी बेनिफिट्स मिले थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने सेहत कार्ड सभी पाकिस्तानियों के लिए बनाया है, तो अगर कोई शख्स अफगानिस्तान से या मलेशिया से पाकिस्तान में रह रहा है या पढ़ रहा है, तो वो सहूलत कार्ड उसके लिए नहीं है। ठीक है। वो सहूलत कार्ड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही होगा। ठीक हो गया। कि मुश्किल पड़ने पर उनको अपनी सेहत के हवाले से आसानी रहे। ठीक है। इसी तरीके से जब कोविड का सिनेरियो हुआ था तो वो तमाम लोग जो बेनिफिट क्लेम कर सकते थे वो लोकल लोग ही थे। ठीक है। स्टूडेंट्स को इस हवाले से कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया था। ये बहुत मुश्किल टाइम था। जो कारोबार बंद हुए थे, अगर किसी की जॉब गई थी और वो स्टूडेंट वीज़े पर था तो उसको गवर्नमेंट ने कुछ भी पे नहीं किया था। उसने अपना और अपने कॉलेज के अखराजात को एज इट इज़ ही देना था। अच्छा। उन्होंने सिर्फ कुछ आसानी कर दी थी कि इंस्टॉलमेंट में आप दे दें, ठीक है, या कुछ और चीज़ों में कुछ नरमी की थी, लेकिन किसी किस्म की एग्जम्पशन उनको नहीं मिली थी। तो बहुत से लोगों का ये गलत परसेप्शन है कि यूके में आकर उनको
आते साथ ही बेनिफिट भी मिल सकते हैं, कोई बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट शो करके आते हैं कि हम यूके में आकर अपने आप को इंडिपेंडेंटली हम अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक हम है। यहाँ पढ़ने आए हैं, हम सिर्फ पढ़ाई करें, पढ़ेंगे, पढ़ाई करने के बाद हम अपने मुल्क वापस वापस चले जाएंगे। हम्म। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ग्रांट या कोई भी बेनिफिट मिले जो कि नेशनल स्टूडेंट्स को मिल रही होती है। ठीक है। मुकामी स्टूडेंट को जो चीज़ें मिल रही होती हैं उन्हीं के साथ पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं मिलती। तो ठीक है। काइंडली इस चीज़ की तरफ आप देखें। हाँ, एक बेनिफिट जो यूके गवर्नमेंट देती है कि वो खवातीन जो स्टूडेंट वीज़े पे आती हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको मेडिकल की फील्ड में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, मेडिसिन में थोड़ी सी रियायत मिल जाती है, उनकी मेडिसिन फ्री हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो उस प्रोसीजर में रहती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ आए हैं तो जब तक अगर कोई हस्बैंड है उसकी वाइफ उस पर डिपेंडेंट है तो ठीक है। वाइफ का वही वीज़ा होगा जो हस्बैंड का है। ठीक है। तो वाइफ जो है तब तक यूके में रहेगी जब तक हस्बैंड यूके की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। ठीक है। उसको ऐसा नहीं हो सकता कि वाइफ अलग से कोई बेनिफिट अप्लाई करना चाहे, उसको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ठीक हस्बैंड है। को अलाउड नहीं है तो वाइफ को भी अलाउड नहीं होगा। ठीक उन है। दोनों की एक्सटेंशन के अखराजात आएंगे, कॉलेज की फीस के साथ साथ दोनों अपने अपने जो है वीज़े की फीस भी पे पे करेंगे। करेंगे। ठीक है। आई होप आपको आंसर समझ आ। तो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि जो लोग शादी कर कर स्टूडेंट वीज़ा पर यूके आते हैं और यूके आकर उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, तो क्या उनका बच्चा यूके नेशनल होता है और क्या बच्चे के बिहाफ पर उसके माँ बाप को भी यूके की नेशनैलिटी मिल सकती है? तो कामरन, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस बारे में क्या रूल है गवर्नमेंट के, यूके गवर्नमेंट के। थैंक यू वेरी मच सोबिया, बहुत अहम सवाल है। अभी रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है कि 7 साल के बाद बच्चे के वालिदैन को उसको नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको सेटलमेंट मिल जाएगा। अच्छा। सवाल ये है कि क्या बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे की नेशनलिटी क्या होगी। ठीक है। कोई भी शख्स, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा वाला हो, अगर वो उसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी या ILR नहीं है और उसका बच्चा यूके में पैदा होता है तो उस बच्चे की वो ही नेशनलिटी होगी जो उसके वालिद की नेशनलिटी है। अच्छा। या वालिदा की नेशनलिटी है। ठीक है। उसको सीधा ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं मिलेगी। और जितने बच्चे, अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो जितने डिपेंडेंट आपके होंगे आपको पर डिपेंडेंट होम ऑफिस को उसकी फीस भी पे करनी होगी एक्सटेंशन के टाइम पर। ठीक है। अगर आप सिंगल आए थे, आपने शादी कर ली या आप शादी करके ही यूके में आए थे, वाइफ स्टूडेंट वीज़ा पे आई, हस्बैंड उनके डिपेंडेंट बन के आ गए, ये एक सहूलत गवर्नमेंट दी है कि उनके डिपेंडेंट जो है फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो बहुत से लोग इस ख्याल में आ जाते हैं कि हम इस तरह एक दूसरे की हेल्प करके हम अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको बेहतर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के पहिए को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये एक सहारा भी रहता है। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही उसको यूके की नेशनलिटी मिल जाएगी। अच्छा। सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ उसका बताया जाएगा कि बरतानिया है, लेकिन उसको बरतानवी शहरियत नहीं दी जाएगी। उसके लिए आपको 7 साल तक का इंतज़ार करना है। अच्छा। उन 7 सालों में अगर वालिदैन के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, अगर उनको किसी वजह से उनको आगे नेशनलिटी या आगे जो है एक्सटेंशन नहीं मिलती और उन्हें वापस जाना पड़ता है तो बच्चे का भी स्टेटस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो आपको कंटिन्यू 7 साल उस बच्चे के साथ यूके में स्पेंड करने हैं। सही। उन कंटिन्यू 7 सालों के बाद आप उस बच्चे की बिहाफ पर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उन 7 सालों के दौरान जितनी बार भी आपकी एक्सटेंशन होगी आपने बच्चे की भी एक्सटेंशन हर दफ़ा अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उसकी अलग से फीस भी पे करनी होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बच्चे के आपने कुछ भी पे नहीं करना, नहीं, आपने बच्चे के NHS के भी अखराजात पे करने हैं और बच्चे की फीस भी पे करनी है। जिस तरह आपने अपने डिपेंडेंट के अखराजात NHS के पे करने हैं, उसकी होम ऑफिस की फीस पे करनी है, अपनी NHS के अखराजात पे करने हैं और अपनी फीस पे करनी है, प्लस अपने कॉलेज की फीस के साथ। अगर आप स्टडी में कंटिन्यूस हैं, अगर आपकी स्टडी कंटिन्यू है, अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं तो फिर वो
डिफरेंट चीज़ आ जाती है। और अगर आप जो हैं कहीं पर आप एम्प्लॉई हैं और आपने वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आपने वो पे करें, तो वो उस हिसाब से जो भी फीस बनेगी आपने उस टाइम पे वो पे करनी होगी। ठीक है। लेकिन आप में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए 7 साल तक अगर आपका बच्चा यूके में गुजारता है ठीक है। और इन 7 सालों में आप मुसलसल यूके में लीगली रहते हैं, ठीक है। तो आप जो है अपने बच्चे के बिहाफ पर यूके की सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को 7 साल के बाद नेशनलिटी मिल जाएगी। अच्छा। और बच्चा अभी चूंकि छोटा होगा, माइनर होगा, तो उसके बिहाफ पर उसको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होगी। तो यूके गवर्नमेंट ने ये आसानी की है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको अपने वालिदैन की ज़रूरत है, तो ठीक उसकी है। वजह से उस बच्चे के वालिदैन भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर ठीक है। सकते हैं और ठीक उनको है। बच्चे के साथ उनको भी नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन ये सही 7 साल सही। का दुरानिया है। अच्छा। आपने इन 7 सालों में अपने बच्चे के साथ रहना है। सही आप सही। 7 सालों तक जो है, 7 सालों के साथ 7वां साल पूरा होने से पहले पहले तक बच्चे की वही नेशनलिटी होगी जो उसके पेरेंट्स की है। ठीक है। बच्चे का वही स्टेटस होगा जो उसके पेरेंट्स का है, और बच्चे का मुल्क भी वही होगा जो उसके पेरेंट्स का है। ओके। अच्छा तो अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को पैदा होती नेशनलिटी मिल जाएगी। आपने उस बच्चे के 7 साल तक जो है वीज़ा अप्लाई करते रहना है, ठीक और है। उस ठीक दौरान है। आपका भी स्टेटस यूके में लीगल होना चाहिए। ठीक तो है। जैसे ही बच्चा 7वें साल में हो जाएगा और आपकी एक्सटेंशन में अगर टाइम है, तो आपको बच्चे के बिहाफ पर 10 साल के इंतज़ार के बजाय, लीगली 10 साल के इंतज़ार के ठीक बजाय है। 7वें साल में ही नेशनलिटी मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्टिन्यूस आपका स्टे जो है वो यूके में आपके बच्चे का होना। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि ये है कि यूके में जो लोग ईयू सेटलमेंट पर रह रहे हैं, क्या उन्हें भी लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना है? तो इस बारे में कामरान आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे? थैंक यू सो मच। ये भी बहुत अहम सवाल है। बहुत से लोग जो कि ईयू सेटलमेंट के थ्रू यूके में सेटल हो चुके हैं, वो लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या उनको भी लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है। तो इसका जवाब है नहीं। अच्छा। उनको लाइफ इन यूके टेस्ट पास नहीं करना। अच्छा। लेकिन अगर वो यूके सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे, तो उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा। अच्छा। अगर वो सिर्फ ईयू सेटलमेंट में ही रहेंगे और ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए नहीं जाएंगे, अच्छा। तो उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट नहीं देना। ठीक है। अगर वो लोग ये चाहते हैं कि वो ईयू सेटलमेंट, यानी कि किसी के पास पुर्तगीज पासपोर्ट है, वो पुर्तगीज पासपोर्ट को ब्रिटिश पासपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसको लाइफ इन द यूके टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा। पहले तो ये समझना चाहिए कि लाइफ इन द यूके टेस्ट किन लोगों को देना पड़ता है। ठीक है। हर वो शख्स जो कि सेटलमेंट आईएलआर के लिए अप्लाई करता है, लाइफ इन फर्दर रिमेन टू लीव के लिए जो भी शख्स अप्लाई करेगा, उसको लाइफ इन द यूके टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो शख्स थ्रू स्टूडेंट आ रहा है और उसकी यूके में मास्टर्स या बैचलर्स की क्वालिफिकेशन है, ठीक तो है। वो शख्स सिर्फ और सिर्फ लाइफ इन द यूके टेस्ट देगा। ठीक है। B2 का एग्जाम नहीं देगा। ठीक हो गया। वो शख्स, हर वो शख्स जिसकी यूके की क्वालिफिकेशन नहीं है और वो लाइफ आईएलआर ले रहा है, फर्दर रिमेन टू लीव उसको मिल रहा है, इंडेफिनिट स्टे मिल रहा है, तो उसको लाइफ इन द यूके टेस्ट और B2 का टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि लैंग्वेज का टेस्ट है। ठीक है। सही। तो जो भी ईयू सेटलमेंट में लोग हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने करंट स्टेटस के ऊपर रहें। ठीक है। अगर वो अपना करंट स्टेटस स्विच करते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, तो उनको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा, वो क्या है? एक, B2 इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। वो वही टेस्ट होगा जब उन्होंने किसी भी ईयू कंट्री का पासपोर्ट लिया होगा, तो एक लैंग्वेज टेस्ट पास किया होगा। B2 वही टेस्ट होता है। ठीक है। और सही। उसके बाद बरतानवी गवर्नमेंट ने लाइफ इन द यूके टेस्ट रखा है, जो लोग इंडेफिनेट रिमेन टू लीव के लिए अप्लाई करते हैं या पासपोर्ट के हसूल के लिए जाते हैं। ठीक तो है। अगर तो वो ईयू सेटलमेंट में रहते हैं, अपने ही पासपोर्ट पे रहते हैं, और वो ब्रिटिश पासपोर्ट ड्यू नहीं है या वो उसके लिए अप्लाई नहीं करते, तो ठीक उनको है। वो टेस्ट नहीं देना।
ठीक है, लेकिन सही। अगर वो अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए हम्म, तो उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, सही। चाहे वो किसी भी रूट से आए। वो ईयू हम्म, सेटलमेंट में हैं तो उनको दोनों देने पड़ेंगे, B1 भी हम्म, और लाइफ इन द यूके टेस्ट। ठीक है। अगर आप ILR में थ्रू स्टूडेंट वीज़ा आ रहे हैं, हम्म, आपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, या आपने अपना जो है किसी भी इंग्लिश कंट्री में आपकी क्वालिफिकेशन है हम्म, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाइड है, तो ठीक आपको है। B2 टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, तो आप सिर्फ लाइफ इन द यूके टेस्ट ही देंगे। सही। बी लेकिन वन बी वन B1 टेस्ट, जी। B1 टेस्ट, सॉरी B1 टेस्ट। जी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश कंट्री की क्वालिफिकेशन नहीं है और आप हम्म, थ्रू स्पाउस वीज़ा आ रहे हैं तो ठीक आप है। इंग्लिश टेस्ट भी देंगे हम्म, और लाइफ इन द यूके टेस्ट भी देंगे। ठीक हो ईयू गया। सेटलमेंट वालों के लिए तभी ये टेस्ट ड्यू होगा जब वो हम्म, पासपोर्ट के लिए जाएंगे। अगर वो ठीक है। अपनी सेटलमेंट में रहते हैं और पासपोर्ट क्लेम नहीं करते हम्म, तो उनको ये टेस्ट नहीं देना। ठीक। लेकिन अगर वो अप्लाई करेंगे पासपोर्ट के लिए हम्म, तो उनको फिर ये दोनों शराइत देनी पड़ेंगी, लैंग्वेज टेस्ट भी पास करना होगा और लाइफ इन द यूके टेस्ट भी देना होगा। आई सही। होप आंसर आपको व्यूअर्स, समझ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वो है लाइफ इन द यूके टेस्ट के हवाले से। मैंने अपनी वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर। तो मुझे अनगिनत क्वेश्चन लोगों ने पूछे कि मैडम, हमसे ये टेस्ट पास नहीं हो रहा, प्लीज़ हमें बताएं कि हम इस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं। कोई कहता है कि मैंने इस टेस्ट को 2 बार फेल कर चुकी हूँ, कोई कहता है मैंने इस टेस्ट को 3 बार दिया लेकिन मैं पास नहीं हुआ। तो हमें कोई ऐसा तरीका बताएं, ऐसी कोई टिप्स दें कि हम अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट हम आसानी से पास कर सकें। तो कामरान, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, कोई ऐसी टिप दें। वैसे पास तो मैंने किया है, आप भी कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ बताएं कि इसके लिए किस तरह से वो अपने इस टेस्ट को अच्छे तरीके से और जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि वो अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस टेस्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे कि आप सबको पता है कि लाइफ इन यूके टेस्ट बहुत अहम टेस्ट है और हम्म, कोई भी शख्स जो ILR के लिए जाता है, जी। फर्दर रिमेन टू लीव के लिए जाता है, इंडेफिनेट स्टे के लिए जाता है, उसके लिए लाइफ इन द यूके टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके जी। बगैर वो आगे जा नहीं सकता। हम्म, पहले तो ये बता दिया जाए कि वो कौन से लोग हैं जिनको ILR मिलती है और कौन से रूट से उनको ILR दी जाती है। जी, बिल्कुल ज़रूर। अगर कोई शख्स यूके में स्टूडेंट वीज़ा पर आया है, हम्म, स्टडी मुकम्मल की है, हम्म, वर्क किया है, फिर उसको किसी कंपनी ने वर्क ऑफर कर दिया है और हम्म, उसने 5 साल गुजार लिए हैं, तो वो टोटल अगर 10 साल उसके इस कंट्री में गुजर गए हैं लीगली, किसी भी शख्स के 10 साल लीगली इस कंट्री में गुजर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है इंडेफिनेट रिमेन टू लीव के लिए इंटाइटल हो जाता है। ठीक है। अब चूंकि एक शख्स स्टूडेंट वीज़ा पे आया है, उसकी हम्म, क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तभी उसने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, उसकी हम्म, इंग्लिश की ग्रिप और इंग्लिश की समझ भी बहुत ज़्यादा है, हम्म, तभी उसने अपने इम्तिहान को पास किया है, हम्म, तो उन लोगों के लिए जो उस रूट से आते हैं, लाइफ इन अ यूके टेस्ट थोड़ा इजी होता है। ठीक है। लेकिन वो लोग जो स्पाउस वीज़ा के थ्रू आ रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी ऑफ लोगों की वो है जो स्पाउस वीज़ा के थ्रू आ रहे, स्टूडेंट्स अभी नहीं आ रहे। हम्म, ठीक है, क्योंकि 8 साल पीछे जो है नेशनलिटी बंद थी, सिर्फ स्पाउस वीज़ा वाले ही इस चीज़ को लिए आ रहे थे। ठीक है। और वो लोग आ रहे थे कि जिनको अपने किसी फैमिली रूट्स के थ्रू आ रहे थे, वो लाइफ इन यूके टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक अब है। उनकी इंग्लिश की समझ कितनी है, हम्म, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये हम्म, डिपेंड करता है। क्योंकि स्पाउस वीज़ा पे जो लोग आते हैं उनके लिए पीछे से किसी भी तालीम का होना ज़रूरी नहीं होता, जी, क्योंकि बिल्कुल। शादी एक डिफरेंट चीज़ है। आपने किसी से शादी की है, हम्म, ये आपका मॉरली सोशली राइट है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकें, उसके मुल्क में जाके रह सकें, हम्म, उसके साथ अपना टाइम गुजारें। हम्म, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि आप दूसरे मुल्क में आते हैं तो आपने लीगल तरीके से यहाँ रहना होता है, उनके जो लॉज है उनको फॉलो करना होता है। हम्म, उनके लॉज में से एक लॉ है लाइफ इन द यूके टेस्ट। ठीक है। बहुत सारे मर्द हजरात हम्म, जो पाकिस्तान से यूके आते हैं, उनकी तालीम इतनी नहीं होती हम्म, और वो आते साथ ही काम में बिजी हो जाते हैं, हम्म, उनको सराउंडिंग्स का, बाकी चीज़ों का इतना एक्सपोजर नहीं होता, ठीक है। उनको पता नहीं होता, तो हम्म, उनको जो है इस टेस्ट में मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। जी। इसी तरह बहुत सी ख़वातीन जो कि पाकिस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री से यहाँ पर आती हैं और यहाँ हम्म, कर
आकर जॉब नहीं करती, एज अ हाउस वाइफ अपने हस्बैंड के साथ उनका मदद करती हैं, उनके हेल्प कर रही होती हैं, उनकी तालीम इतनी नहीं होती, मिडिल या मैट्रिक होती है, 8वीं या 10वीं स्टैंडर्ड की होती है, तो उनको इस टेस्ट में मुश्किल पेश आती है। पहली बात है कि इस टेस्ट में मुश्किल क्यों पेश आती है और इस टेस्ट को समझने का तरीकाकार क्या है और वो कौन सी टिप्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं जिसकी वजह से टेस्ट पास कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट इस वजह से नहीं है कि अगर किसी शख्स ने लॉ की डिग्री ली है, किसी शख्स ने अगर मेडिकल की डिग्री ली है, कोई डॉक्टर है, लॉयर है, आईटी एक्सपर्ट है, या किसी ने फाइनेंस के हवाले से तालीम ली है, तो उसको हिस्ट्री के मुतालिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है। ऐसा हरगिज नहीं है कि आपके पास किसी की तालीम है तो आपको कि मैं बगैर बुक पढ़े चला जाऊं और टेस्ट दे दूं। बहुत से लोग इस चीज़ को जोर देते हैं कि वो ऑनलाइन 16 जो है टेस्ट दिए गए हैं, 24 टेस्ट हैं, अगर आप उनको बार बार कर लो, प्रैक्टिस टेस्ट आप कर लो तो आप पास हो जाओगे। बिल्कुल पास हो सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अगर सिर्फ लोग उसी टेस्ट की वजह से पास होते तो फेल होने की शरह इतनी ज़्यादा ना होती। तो वो लोग जो स्पाउस वीज़ा के थ्रू यूके में आते हैं, उनको इस चीज़ का हर लिहाज से पता होता है कि उनको इंडेफिनिट रिमेन टू लीव मिलनी ही मिलनी है। सही। वो लोग जो वर्क वीज़ा पे आते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, उनमें इफ़ और बट्स होते हैं कि उन्हें मिलती है, नहीं मिलती, लंबा प्रोसीजर है, मुश्किल चीज़ है, जाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग शादी करके आते हैं, उनको इस चीज़ का हर लिहाज से पता होता है कि उनको इंडेफिनिट रिमेन टू लीव मिलनी ही मिलनी है। सही सही। तो काइंडली खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पहली एक्सटेंशन के फ़ौरन बाद जब आपको अपना अगला 2.5 साल का वीज़ा मिले, तो आप उसी दौरान जैसे ही आपका वीज़ा आपके हाथ में आए, तो आप वीज़े के एंड का इंतज़ार मत करें। आप शुरू में ही तैयारी करके उस टेस्ट को दे दें। उस टेस्ट की कोई मुद्दत नहीं है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा। यही चीज़ मैंने सोबिया को बताई थी। अभी इनके उसमें टाइम है, लेकिन हमने फर्स्ट एक्सटेंशन के फ़ौरन बाद ही इस टेस्ट को फटाफट ख़त्म कर दिया ताकि एंड में उस चीज़ को मसला पेश ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं। कई बार हमें एंड में जाके पता चलता है कि ये भी चीज़ ऐड हो चुकी है, और एंड में आप पे प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि जब तक आप वो टेस्ट पास नहीं करेंगे आप ILR अप्रूव नहीं होगा। तो इसकी पहली चीज़ तो ये है कि स्पाउस वीज़ा वाले, ख़ासकर ये वीडियो सिर्फ स्पाउस वीज़ा वालों के लिए, कि स्पाउस वीज़ा वाले जिनको मालूम है कि उनको ILR मिलनी ही मिलनी है, तो अपनी जैसे ही यूके में आ जाते हैं तो बुक लेकर बुक से स्टडी करना शुरू कर दें। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। दूसरी बात, फेल क्यों होते हैं? फेल वो इस वजह से होते हैं कि उनकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उन्हें बुक से वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी मुश्किल इंग्लिश में दिए गए हैं। उसमें हिस्ट्री के मुतालिक बताया गया है कि यूके हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, स्टोन एज में क्या हुआ, सिल्वर एज में क्या हुआ, मैग्ना कार्टा के क्या है, जो किंग आ रहे थे वो कौन कौन से थे, हेनरी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जी, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आपकी जब तक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, आपको चीज़ों के मुतालिब समझ नहीं आएंगे, तो आप उसको इजीली पढ़ नहीं सकते। आपने याद कुछ नहीं करना, आपने उस बुक को पढ़ना है और पढ़ के समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या कह रहे हैं। जब आप उस चैप्टर को पढ़ें तो उसी चैप्टर से रिलेटेड जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिए गए होते हैं, आप उस थ्रू तैयारी करें। जब आप उसके थ्रू तैयारी करेंगे तो आपके लिए बुक आसान होती जाएगी। ऐसा ही है। लेकिन अगर आपके पास 3 माह बाकी रह गए हैं, अब आप 3 माह पहले टेस्ट शुरू करते हैं, पहले तो वो बुक देख के इंसान डर जाता है कि उसमें इतने सारे चैप्टर हैं, जबकि डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं। फिर इंसान शॉर्टकट्स की तरफ जाता है कि फटाफट मैं जो है वो 16 वो याद कर लूँ। ठीक है, आप कर ले, लेकिन आप कितनी डेट्स याद कर लेंगे? उन्होंने वो फ्रेजेस, वो चीज़ें वो चेंज कर देते हैं। अब जब सोबिया ने ये टेस्ट दिया था और इसने टेस्ट आने के बाद जो मुझे चीज़ बताई, जो कि मेरे लिए खुद बड़ी परेशान कुन थी, कि अब 4 जो ऑप्शंस हैं वो कम आई हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चन दिए गए हैं स्टेटमेंट की सूरत में वो ज्यादा थे जी, जिसमें से ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करना होता है, जिसमें या तो आप सही होंगे या गलत होंगे जी। वो जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें आपके तुक्के के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास 100
अगर पूरा सर्कल किया जाए तो आपके पास ईच ऑप्शन में 25% चांस जी होता है, जी। और आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा भी होता है, लेकिन एक चीज आपने नहीं पढ़ी, और वो स्टेटमेंट की सूरत में आपके पास आ रही हैं, और आपके पास गलती के कितने चांसेस होते हैं? 18 हमारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 24 में से। जी 24 में से। तो छः जो जी। होते हैं, वो आपके पास 6 गलतियों की गुंजाइश होती है। तो खुदारा आप ये इस तरह रिस्क मत लें, सिर्फ उन्हीं को पढ़ के मत जाएं। दूसरी बात, हम लोगों ने, क्योंकि सोबी ने भी ये टेस्ट पास कर लिया है और मैं भी ये टेस्ट पास कर चुका हूँ, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं उन लोगों के लिए, सिर्फ वो लोग जो वाकई इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं, वो हम लोगों से रब्ता करें। इसकी एक मामूली सी फ़ीस है जो कि 50 पाउंड है। ये इतनी थोड़ी फ़ीस है जो कि आप एक टेस्ट को, आपने 1 माह में इस तैयारी को अगर आप शुरू करेंगे तो 1 माह में हम आपको 2 दिन रेगुलर इसकी हम तैयारी करवाएंगे, ऑनलाइन। और उसके साथ जो बाकी 3 से 4 दिन होंगे उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की करवाई जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। और पूरी ये कोशिश की जाएगी कि जो बुक है आप ही की ज़ुबान में आपको ट्रांसलेट करके पढ़ाई जाए, ताकि वो चीज़ जो आपके लिए मुश्किल है आपको आसान बना दी जाए। जब आप एक बार बुक ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लेंगे और जाके खुद पढ़ेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग में समझ आएगी, तो आपको पता चलेगा कि ये मुश्किल नहीं है। इवन आपका अपना इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। ये स्टार्टिंग में जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगा था स्टार्टिंग में, तो कामरान मेरी हेल्प किया करते थे, हम दोनों मिलकर बुक पढ़ा करते थे और ये मुझे एक्सप्लेन किया करते थे। उसके बाद फिर जब मैं सेकंड चैप्टर पर गई, थर्ड चैप्टर तक गई, तो मेरा अपना इंटरेस्ट डेवलप होने लगा उसमें और मुझे अच्छा लगने लगा कि यूके की हिस्ट्री मुझे पता चले, मैं पढूं। और मैंने फिर खुद अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ी और यकीन कीजिए कि मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ कि चले अगर हम यूके में रह रहे हैं तो हमें कम से कम यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लोगों ने यहाँ पे कैसे अपनी लाइफ्स को स्पेंड किया है या कर रहे हैं, तो हमें उसका पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम उन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको लेकर सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करते रहें तो वो हमारा एक रट्टा जो है ना वो होता है। और मुझे नहीं लगता कि रट्टे से हम अपना टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बुक पढ़ी होती है तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, और अगर हमारे पास ट्रू और फॉल्स में भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो हमें उनका पता होता है कि ये किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं या हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी ऐसा ना करें कि जब आप लोगों ने टेस्ट बुक किया है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए उसकी स्टडी करें, उसको पहले से उसकी स्टडी स्टार्ट कर दें आप लोग इस टेस्ट को देने से पहले। तो जैसा कि कामरान ने आपको बताया कि हम इस टेस्ट की प्रेपरेशन करवा रहे हैं, उसकी फ़ीस भी कामरान ने आपको बता दी है। अगर फर्दर डिटेल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसका आंसर लाजमी करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 50 पाउंड सोचकर इसको जो है इग्नोर मत करें। बिल्कुल। ये जो 50 पाउंड है आपके फेवर में जाएंगे। इन 50 पाउंड से ना मैं अमीर हो सकता हूँ ना आप गरीब हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये 50 पाउंड जो है आपको उस शर्मिंदगी से बचा सकते हैं जो आपको फेल होने की सूरत में मिलती है। दूसरा, आपका वीज़ा बहुत अहम है। बिल्कुल। आप इस चीज़ को समझे कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ना सिर्फ आपकी लॉयर की फ़ीस जाती है, आपकी होम ऑफिस की फ़ीस जाती है, आपकी NHS की फ़ीस जाती है, आपको नए सिरे से वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है, और आपका जो है स्टेटस डिले होता है। बिल्कुल ऐसा वो लोग सिर्फ 50 पाउंड बचाने की खातिर अपने करियर से मत खेलें, क्योंकि मुझे भी टाइम निकाल के आप लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है, आपको कितना समझ आ रहा है, आप किस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ ये बात उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली रब्ता कीजिए, हम एक सेशन बनाकर, एक ग्रुप बनाकर ग्रुप में स्टडी करेंगे। आप लोगों को खुद समझ आएगी, जब आपको खुद समझ आएगी तो आपके लिए ये चीज़ करना आसान हो जाएगा। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आप ऑनलाइन जाकर जितने मर्जी बार प्रिपरेशन करें आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल। एक चीज़ आपको पता होगी तो आपके लिए वो काम करना भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल आई ऐसे। होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि लाइफ इन द यूके टेस्ट को पास करने की कोई ख़ास टिप नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ टाइम ड्यूरेशन है जो आपने सही टाइम पर हिट करना है। अगर आपने अपनी एक्सटेंशन कर ली है पहली, तो लास्ट एक्सटेंशन तक का वेट मत करें। या आप यूके आ चुके हैं, आपके पास करने को कुछ नहीं है, तो लाइफ इन द यूके टेस्ट की बुक को शुरू से पढ़ना शुरू कर दें। और जैसे ही आपकी पहली एक्सटेंशन हो जाती है तो फ़ौरन उसके बाद अपने इस टेस्ट को जो है अप्लाई कर दें, इसका टेस्ट दे दें, ताकि आप टाइमली पास हो जाए। अगर आप खुदा ना खास्ता फेल हो जाएं तो आपके पास इनफ टाइम हो कि आप उस टेस्ट को टाइमली पास कर सकें। बिल्कुल आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ चुकी होगी, अच्छी लगी होगी। तो डियर व्यूअर्स, आई होप आप लोगों के लिए आज की वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो अगर आप लोगों का और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को लाजमी शामिल करें। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अब हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए ना सही लेकिन आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।